Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कैपेसिटर्स के पास 30 ईयर्स के। और अगर आपने इससे पहले डिफरेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वो लिंक को क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पास पेपर के न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि यहाँ न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से फार्मूले यूज़ होंगे। तो अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं जिनका आपस का डिस्टेंस d है और हर प्लेट का जो एरिया है वो a है, और अगर इसके प्लेट के बीच में एयर होगा तो इसका फार्मूला है C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जिसमें A एरिया, D डिस्टेंस और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और फ्री स्पेस और एयर है। और अगर इन दो प्लेट्स के बीच में एयर की जगह कोई और इंसुलेटर होगा तो फिर उसका फार्मूला है C = A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। अब इसमें एप्सिलॉन R जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है और वो उस मटेरियल की है जो प्लेट के दरमियान में होगा। दो फार्मूले और यूज होंगे और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के। दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं जिसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करते हैं हम उन कैपेसिटर के सम के साथ, और इसकी दो प्रॉपर्टीज हमें मेमोराइज करनी है। एक ही है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और चार्जेस डिफरेंट होते हैं। जबकि एक और कॉम्बिनेशन हमारे पास है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला रेसिप्रोकल की फॉर्म में होता है, यानी 1/C = 1/C1 + 1/C2 एंड सो ऑन। इस कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि इसमें हर कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है और वोल्टेज हर कैपेसिटर का डिफरेंट होता है। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पास पेपर की, जिसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस 1000 volts. Then compute number 1 the equivalent capacitance of the combination, number 2 total charge on the combination and the charge taken by each capacitor, और तीसरा पार्ट है कि potential difference across each capacitor। ये क्वेश्चन कराची बोर्ड में 1986 में आया था। तो अब इसका सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा में दो कैपेसिटर्स हमें दिए हुए हैं, एक है 3 माइक्रोफेराड, इसका नाम हमने रख लिया C1, जबकि दूसरा कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेराड, ये हो गया C2, और इन कॉम्बिनेशन का जो वोल्टेज है वो है 1000 वोल्ट, यानी C1 और C2 सीरीज में लगे हुए हैं और इसके साथ जो बैटरी लगी हुई है उसका वोल्टेज है 1000। पहला पार्ट कि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C मालूम करना है, ये पहला पार्ट हो गया। इन दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ जो C कैपेसिटर होगा उसकी कैपेसिटेंस मालूम करनी है। और सेकेंड पार्ट में कहता है कि इसका जो टोटल चार्ज होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वो मालूम करें, और इन दोनों का सेपरेटली जो चार्ज है ईच कैपेसिटर पर वो भी निकालें। और तीसरे पार्ट में कहता है कि हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 और V2 मालूम करें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैपेसिटेंस इन दोनों कैपेसिटर की टोटल यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो चूंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं तो हमें पता है कि सीरीज का जो फार्मूला होता है वो 1/C = 1/C1 + 1/C2 है। तो एक तरीका यह है कि आप C1 और C2 की वैल्यू इसमें फार्मूले में रख दें, या हम दो कैपेसिटर के लिए शॉर्टकट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो आगे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आप यूज़ कर सकते हैं और उसको MCQ में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और वो फार्मूला है कि C = प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी दो कैपेसिटरों का ऊपर प्रोडक्ट लिखें और नीचे उन दोनों का सम लिखें। ये फार्मूला सिर्फ दो कैपेसिटर के सीरीज में हो तो अप्लाई हो सकता है, और चूंकि यहाँ दो कैपेसिटर दिए हुए हैं और वो भी सीरीज में है तो इस फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस ये है कि यहाँ रेसिप्रोकल और एलसीएम वगैरह से आपको सॉल्व करना होगा और यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करनी होगी, यानी यहाँ एलसीएम वगैरह लेकर एक फार्मूला शॉर्टकट बनाया हुआ है। तो आइए इसमें पुट करते हैं। दो कैपेसिटर 3 और 6 हैं तो दोनों का प्रोडक्ट ऊपर लिखा और सम नीचे लिखा। तो 6 × 3 18 हो गया और 3 + 6 9 होता है। कैंसिल किया तो कैपेसिटेंस हमारे पास आ गई 2 माइक्रोफेराड, यानी इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड। सेकेंड पार्ट में हमें चार्ज मालूम करना है टोटल वाला, और दोनों चार्जेस सेपरेटली मालूम करने हैं। तो पहले हम टोटल चार्ज मालूम कर लेते हैं। इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला है Q = CV का। C की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 माइक्रोफेराड और वोल्टेज हमें 1000 गिवन था, मल्टीप्लाई कर दिया तो चार्ज आ गया 2000 माइक्रोफेराड। अब हमें मालूम है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें चार्ज सेम होता है, तो जो चार्ज हमने टोटल मालूम किया है वो इन दोनों कैपेसिटर्स पर वही होगा। तो Q बराबर हो गया Q1 = Q2 = 2000 माइक्रो कूलम।
अब थर्ड पार्ट में हमें वोल्टेज फाइंड करना है दोनों कैपेसिटर का। तो वोल्टेज का फार्मूला हो गया V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। ये फार्मूला Q इज इक्वल टू CV से जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको अरेंज कर दिया हमने। तो V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। Q1 की वैल्यू 2000 और C1 की वैल्यू हमें डेटा में गिवन है 3। इसको डिवाइड किया तो एक कैपेसिटर का वोल्टेज आ गया 667 वोल्ट्स। सेकेंड कैपेसिटर का वोल्टेज मालूम करेंगे, तो सेकेंड कैपेसिटर के वोल्टेज के लिए सेम फार्मूला यूज करेंगे, V2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। Q2 की वैल्यू 2000 ही है, जबकि कैपेसिटेंस C2 हमें डेटा में गिवन है, तो 2000 को 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये वोल्टेज आ गया 333 वोल्ट्स। न्यूमेरिकल नंबर 2, two capacitors of 4.00 microfarad and 6.00 microfarad are charged to the potential difference of 300 volts and 400 volts respectively. They are then connected in parallel. What will be the resulting potential difference and charge on each capacitor? ये क्वेश्चन है 1995 कराची बोर्ड का, जिसमें दो कैपेसिटर्स हमें दिए हुए हैं और दोनों कैपेसिटर्स को हमने सेपरेटली 300 वोल्ट्स और 400 वोल्ट्स की बैटरी से चार्ज किया। फिर इनको बैटरी से निकाल कर आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो हमें इनका पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड करना है। डेटा में हम पहले कैपेसिटर्स की वैल्यू C1 और C2 लिख लेते हैं और इनका सेपरेटली जो वोल्टेज है वो भी लिख लेते हैं। यानी 4 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर है वो 300 वोल्ट्स बैटरी के साथ कनेक्ट है, जबकि 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर 400 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। हमें इनका रिजल्टिंग पोटेंशियल निकालना है जब ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो जाए, और इन पर जो चार्ज आएगा पैरेलल कनेक्ट करने के बाद वो मालूम करना है। उसको हमने नाम दे दिया Q1 डैश और Q2 डैश का। सबसे पहले हम इनको सेपरेटली चार्ज कर लेते हैं जब इनके साथ बैटरीज कनेक्ट थी। तो पहले कैपेसिटर्स की जो चार्ज की वैल्यू होगी वो होगी Q1 इज इक्वल टू C1 V1। C1 की वैल्यू 4 है, Q1 की वैल्यू 300, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पहले कैपेसिटर का चार्ज आ गया 1200 माइक्रोकूलम। सेकेंड कैपेसिटर का चार्ज भी इसी तरीके से हम मालूम कर लेंगे, C2 और V2 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया 2400 माइक्रोकूलम। अब इन कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। जब ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो ये जो दोनों चार्ज हैं ये दोनों इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, लेकिन इनका जो टोटल चार्ज होगा वो इनके सम के बराबर होगा। तो हमने टोटल चार्ज निकालना है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और ये हो जाएगा 1200 प्लस 2400, तो बन गया टोटल चार्ज 3600 माइक्रोकूलम। अब हम मालूम करेंगे इनका टोटल कैपेसिटेंस। तो पैरेलल का फार्मूला होता है C1 प्लस C2, यानी दोनों कैपेसिटेंस को आपस में हम ऐड कर देंगे तो 4 प्लस 6 हो गया 10 माइक्रोफेराड। अब टोटल चार्ज भी हमारे पास आ गया और टोटल कैपेसिटेंस भी मालूम हो गई, तो इन दोनों को हम इस्तेमाल करके इनका वोल्टेज मालूम कर लेते हैं कि कैपेसिटर जो इसके कॉम्बिनेशन के साथ बना है उसका वोल्टेज इनका क्या होगा। वोल्टेज मालूम करने के लिए हम Q इज इक्वल टू CV के फार्मूले को अरेंज कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब Q की वैल्यू और C की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। Q है 3600 माइक्रोकूलम और C की वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड। डिवाइड किया तो वोल्टेज हमें मिल गया 360 वोल्ट्स। ये जो वोल्टेज आया है ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का वोल्टेज, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। इसका मतलब है कि 360 वोल्ट अभी दोनों कैपेसिटर पर नया वोल्टेज होगा। याद रहे कि पहले इन दोनों को अलग बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था। पहला कैपेसिटर 300 वोल्ट से कनेक्ट था और दूसरा कैपेसिटर 400 वोल्ट से कनेक्ट था। फिर इनको डिस्कनेक्ट करके जब पैरेलल में लगाया तो अब नया वोल्टेज इनके ऊपर आ गया 360 वोल्ट और अब ये दोनों पर सेम होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो उनका नाम हमने रख लिया V1 डैश और V2 डैश जो कि 360 वोल्ट के बराबर है। अब इस नए वोल्टेज की मदद से हम निकालेंगे इनका नया चार्ज और वो होगा Q1 डैश इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई बाय V1 डैश। C1 की वैल्यू 4.00 डेटा में दी हुई है और V1 डैश हमने मालूम कर लिया 360, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो नया चार्ज आ गया 1440 माइक्रो C1 के ऊपर। जबकि C2 का जो चार्ज मालूम करने के लिए हमने फार्मूला दोबारा Q इक्वल टू CV लगा दिया और इसमें C2 और V2 डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई किया तो नया चार्ज आ गया Q2 के ऊपर 2160 माइक्रोकूलम। ये हैं इन दोनों कैपेसिटर्स के नए चार्ज और यही हमें फाइंड करने थे। आइए हम न्यूमेरिकल नंबर करते हैं नंबर 3। A capacitor of 200 picofarad is charged to a potential difference of 100 volts. Its plates are then connected in parallel to the another capacitor and is found that the potential difference between the plates falls to 60 volts.
व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। ये है 1997 का न्यूमेरिकल और ये बुक में भी मौजूद है, लेकिन वैल्यू डिफरेंट है और यही न्यूमेरिकल काफ़ी मरतबा डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ रिपीट भी हुआ है। तो आइए इसका पहले डेटा बना लेते हैं और फिर सवाल को समझते हैं कि हमें एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 200 pf यानी पिकोफेराड, और उसके साथ जो बैटरी लगी हुई है उसका वोल्टेज है 100 वोल्ट। फिर उसके बाद बैटरी निकालने के बाद उसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, और जब दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट किया तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया 60 वोल्ट। तो दूसरे कैपेसिटर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम पहले जो कैपेसिटर दिया हुआ है और उसके बैटरी के साथ जो कनेक्ट है उसका चार्ज मालूम कर लेते हैं C1 को हमने V1 बैटरी से कनेक्ट किया है, उसके चार्ज को हमने Q नाम दिया है। तो Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1। C1 की वैल्यू 200, V1 की वैल्यू 100, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20,000 PC यानी पिको कूलम। अब हम जो दूसरा कैपेसिटर जब कनेक्ट हुआ पैरेलल के अंदर, तो हमें मालूम है कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है। तो अब जो नया चार्ज इसके ऊपर आएगा, जारी बात है जब पैरेलल में खाली कैपेसिटर कनेक्ट हुआ है तो इसका जो C1 का चार्ज है वो दूसरे कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो C1 पर अब कितना चार्ज होगा, अब वो नए वोल्टेज के मुताबिक इसके ऊपर चार्ज आएगा। तो अब हम C1 पर चार्ज निकालेंगे, Q1 इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई बाय वो वोल्टेज जो पैरेलल में सेम होता है। तो C1 की वैल्यू तो 200 है, लेकिन जो नया वोल्टेज आ गया वो है 60 वोल्ट। तो नया चार्ज अब आ गया पैरेलल कनेक्शन के बाद, वो है 12,000 PC। अब हम दूसरे कैपेसिटर के चार्ज को आसानी से मालूम कर सकते हैं, इसलिए कि टोटल चार्ज जो था वो था 20,000 PC, और यही 20,000 अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसमें से C1 पर जो रह गया चार्ज वो है 12,000। तो C2 पर चार्ज कितना होगा, तो हमें मालूम है कि पैरेलल के अंदर चार्ज का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो उस फार्मूले को हमने अरेंज कर लिया, तो Q2 का चार्ज हम निकाल सकते हैं, यानी टोटल चार्ज में से जो C1 पर अब चार्ज रह गया है उसको माइनस कर देंगे। तो जब दोनों को माइनस किया 20,000 माइनस 12,000 तो हमें Q2 का चार्ज मिल गया, वो है 8,000 पिको कूलम। अब इसी चार्ज को यूज़ करते हुए हम कैपेसिटेंस C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि बराबर होती है Q2 अपॉन V के। C2 मालूम करने के लिए हमने Q2 की वैल्यू रखी 8,000 और जो नया वोल्टेज था पैरेलल में जो सेम था उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो C2 की वैल्यू आ गई 133 PF यानी पिकोफेराड। न्यूमेरिकल नंबर 4, you are given 3 capacitors of 2 microfarad each. How would you connect them in order to get an equivalent capacitance of 3 microfarad? ये है 1998 सप्लीमेंट का क्वेश्चन। यानी यहाँ हमें एक सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करना है और उसको प्रूफ भी करना है कि वाकई वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 के बराबर आता है कि नहीं। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों की वैल्यू C1, C2, C3 की 2 माइक्रोफेराड है, और इन्हें हमें इस तरह से अरेंजमेंट में कनेक्ट करना है कि इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है यानी रिजल्टिंग कैपेसिटेंस है वो 3 माइक्रोफेराड होना चाहिए। तो अब अगर हम इन तीनों को पैरेलल में लगाते हैं तो 2 + 2 + 2 6 माइक्रोफेराड हो जाएगा, 3 नहीं आएगा। इनको अगर हम सीरीज़ में लगाते हैं तो 1/2 + 1/2 + 1/2 ये आ जाएगा 2/3। तो इसका मतलब है कि 3 लाने के लिए इनको मिक्स कॉम्बिनेशन में लगाना होगा। ये ना प्योरली सीरीज़ है और ना ही ये प्योरली पैरेलल है। तो एक सर्किट हम डिज़ाइन इस तरह से कर सकते हैं कि 2 कैपेसिटरों को हमने सीरीज़ में लगाया और एक को उसके साथ पैरेलल में लगा दिया। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं हम, 2 को पैरेलल एक सीरीज, लेकिन पहले इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इसका आंसर 3 आता है कि नहीं। तो पहले हमने C1 और C2 को सीरीज में कनेक्ट करके इनका रिजल्टेंट निकाल लिया CA। ये CA कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है C1 और C2 का, जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। इनकी वैल्यू सीरीज के फार्मूले से हम लगाएंगे, और 2 कैपेसिटर के शॉर्टकट का फार्मूला हम प्रीवियस न्यूमेरिकल में डिस्कस कर चुके हैं, वो होता है प्रोडक्ट अपॉन सम। तो 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 बराबर होगा 4/4, जो कि 1 माइक्रोफेराड के बराबर है। इसका मतलब है कि C1 और C2 का जो रिजल्टिंग कैपेसिटेंस CA है उसकी वैल्यू होगी माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, और पैरेलल में बहुत आसान सा फार्मूला हमारे पास होता है, वो है सम करने का, वो है C = CA + C3। CA की वैल्यू 1 माइक्रोफेराड और C3 की वैल्यू 2 है, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 3 माइक्रोफेराड। इसका मतलब है कि एक सर्किट इस तरह से बनाया जाए कि 2 कैपेसिटर सीरीज में हो और उनके साथ एक तीसरा कैपेसिटर पैरेलल में हो, तो इस तरह से 2 माइक्रोफेराड के 3 कैपेसिटर का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 3 माइक्रोफेराड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5, 2 capacitors of 2.0 microfarad and 8.0 microfarad capacitors are connected in series and a potential difference of 200 volts is applied. Find the charge and potential difference for each capacitor. ये है 1999 का क्वेश्चन कराची बोर्ड का।
दो कैपेसिटर हमें गिवन है, एक की वैल्यू 2.0 माइक्रोफेराड है और दूसरे की 8.0 माइक्रोफेराड है, जबकि दोनों का जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो है कॉम्बिनेशन का 200 वोल्ट्स। हमें फाइंड करना है इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में लगाकर चार्ज और इनका सेपरेटली पोटेंशियल डिफरेंस यानी Q1 Q2 मालूम करना है और V1 V2 मालूम करना है। चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला रेसिप्रोकल यानी 1/C = 1/C1 + 1/C2 और हमने दो कैपेसिटर सीरीज के लिए एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, वो है प्रोडक्ट अपॉन सम। यानी ये बहुत ज़्यादा MCQ में और न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है और ये उसको याद रखिएगा, उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो। तो अब 2 और 8 यानी 2 और 8 माइक्रोफेराड के जो कैपेसिटर है उनका प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे उनके सम से। तो 2 × 8 16 और 2 + 8 10 होता है, 16 / 10 ये हो गया 1.6 माइक्रोफेराड। तो कैपेसिटेंस आ गई इक्विवेलेंट 1.6 माइक्रोफेराड, जबकि हमें मालूम करना है दोनों का चार्ज और वोल्टेज। तो इस कैपेसिटेंस की मदद से हम टोटल चार्ज पहले मालूम कर लेते हैं, जिसका फार्मूला है Q = CV। C की वैल्यू 1.6 हमने मालूम कर ली, वोल्टेज हमें गिवन है 200, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 320 माइक्रोकूलम। ये है टोटल चार्ज और हमें मालूम है कि सीरीज के अंदर चार्ज तो सेम होता है, तो जो चार्ज यहाँ मालूम हुआ है 320 माइक्रोकूलम वही चार्ज असल में C1 और C2 पर होगा, यानी Q = Q1 = Q2 = 320 माइक्रोकूलम। चार्ज मालूम करने के बाद हम इनका वोल्टेज मालूम करेंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स का क्या होगा। तो वोल्टेज मालूम करने के लिए हमने फार्मूला Q = CL को अरेंज करके V1 = Q1/C1 लिखा। Q1 की वैल्यू 320 और C1 की वैल्यू 2 है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो पहला वोल्टेज आ गया कैपेसिटर पर 160 वोल्ट और दूसरे कैपेसिटर को भी सेम फार्मूले से इस्तेमाल करेंगे, V2 = Q2/C2। Q2 की वैल्यू सेम है 320 माइक्रोकूलम और कैपेसिटर हमें दिया हुआ है 8 माइक्रोफेराड, दोनों को डिवाइड कर दिया तो दूसरे कैपेसिटर का वोल्टेज भी आ गया 40 वोल्ट्स। Numerical number 6. A parallel plate capacitor has the plates 10 cm into 10 cm separated by a distance 2.5 cm. It is initially filled with air. What will be the increase in its capacitance if a dielectric slab of same area and thickness 2.5 cm is placed between the two plates? ये है 2001 कराची बोर्ड का क्वेश्चन। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2 गिवन है और एयर की परमिटिविटी 8.85 X - 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी इस क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ देखें तो 10 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये है एरिया, उन प्लेट का एरिया है और 10 × 10 हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि यहाँ कांस्टेंट SI यूनिट्स में दिया हुआ है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 को हमने ट्वाइस 100 से ही डिवाइड कर दिया ताकि दोनों सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये आ गया 100 / 10,000 यानी 0.01 मीटर स्क्वायर। 2.5 सेंटीमीटर दो प्लेट्स का डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको भी हमने 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जबकि डायलेक्ट्रिक स्लैब जिसका एरिया और डिस्टेंस सेम है उसकी भी वैल्यू दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। जो पहले एयर था उसका डिस्टेंस और जो डायलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है दोनों बराबर हैं, जबकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr की वैल्यू 2 है और ε0 कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। हमें मालूम करना है कि कितनी कैपेसिटेंस इसमें चेंज हुई है। तो पहले हम मालूम करेंगे कैपेसिटेंस जब प्लेट के बीच में एयर थी। फार्मूला है इसका C = A ε0/d। इसमें हमने वैल्यू रखी A ε0 और d की। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ आके आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और जल्दी से कैलकुलेटर उठा के अब आगे सारा काम कैलकुलेटर से खुद कीजिए और इसको खुद सॉल्व कीजिए। क्या आंसर आपका वही आता है जो मेरी स्क्रीन पर है, तो इसकी आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कीजिए तो आंसर मिलेगा आपको 3.54 एक्सपोनेंट -12 फेराड। ये है कैपेसिटेंस जब दो प्लेट के बीच में एयर थी। अब हम मालूम करेंगे कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर रख दी गई, तो उसके लिए फार्मूला है A ε0/d का। इसमें भी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, A की, εr की, ε0 और d की। यहाँ भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए पॉज करके स्क्रीन को और देखिए क्या आंसर ये आ रहा है 7.08 एक्सपोनेंट -12 फेराड। अब दोनों कैपेसिटेंस हमारे पास आ गई, तो अब हम निकालेंगे इनका इंक्रीज इन कैपेसिटेंस कितना हुआ, यानी दोनों का डिफरेंस। डेल्टा C = C' - C। दोनों की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर में, सिर्फ आप
एक्सपोनेंट -12 को कॉमन निकाल कर 7.08 में से 3.54 माइनस कर दीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 3.54 एक्सपोनेंट -12 फैराड। तो ये है कैपेसिटेंस हमारी जो चेंज हो गई यानी इंक्रीज हो गई। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो सिंपल मेथड है, उसमें हम दोनों कैपेसिटेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि डेल्टा सी बराबर होता है सी डैश माइनस सी के, यानी दोनों कैपेसिटेंस का डिफरेंस, और यही इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस के बराबर है। तो सी डैश की वैल्यू का फार्मूला हमारे पास है एप्सिलॉन आर इंटू सी, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और दोनों में से सी कॉमन निकाल लिया। तो अब इनकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन आर हमें गिवन है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है, 2 - 1 1 होता है। तो आप देखेंगे, आप प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप देखें बैक करके कि डेल्टा सी की वैल्यू वही है जो सी की वैल्यू थी, यानी अगर सी की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो उसकी वैल्यू हो गई एरिया एप्सिलॉन नॉट और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर, तो जो हम पहले निकाल चुके हैं, जो कि बराबर है 3.54 एक्सपोनेंट -12 के। तो एक मेथड ये भी है, लेकिन ये उसी वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब डिस्टेंस और एरिया जो स्लैब इंसर्ट की गई प्लेट में वो सेम हो। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7. A capacitor of 12 microfarad is charged to a potential difference of 100 volt. Its plate then disconnected from the source and are connected parallel to another capacitor. The potential difference in this combination comes down to 60 volt. What is the capacitance of the second capacitor? ये है 2008 और 2010 सप्लीमेंट का क्वेश्चन। ये से पहले भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उसमें वैल्यू डिफरेंट थी, और उसमें थोड़ी वजाहत भी कर दी गई है कि अगर पहले कैपेसिटर को आपने 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया है, तो बाद में उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद दूसरा कैपेसिटर लगाया है और वोल्टेज ड्रॉप हो गया, जबकि प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने खुद उसको अज्यूम किया था। तो यहाँ चूँकि मेंशन है तो अच्छी बात है। आइए ज़रा कैपेसिटर्स की वैल्यू डेटा में लिख लेते हैं। तो कैपेसिटर है 12 माइक्रोफेराड और इसको 100 वोल्ट के कैपेसिटर से हमने चार्ज किया हुआ है, जबकि दूसरा कैपेसिटर जब लगाया तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया 60 वोल्ट, तो उस कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम चार्ज मालूम कर लेते हैं पहले कैपेसिटर का, जब उसके साथ बैटरी 100 वोल्ट की कनेक्ट थी। तो Q इज इक्वल टू, यानी टोटल चार्ज जो इस कैपेसिटर में आएगा वो बराबर है C1 मल्टीप्लाई बाय V1 के। तो C1 की वैल्यू हो गई 12 और V1 की वैल्यू 100 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो चार्ज आ गया 1200 माइक्रोकूलम। अब हम जब ये कॉम्बिनेशन में आ गया C1 C2 के साथ, तो उस वक्त C1 का कुछ चार्ज C2 में चला गया, तो इसके बाद जो रिमेनिंग चार्ज है वो क्या होगा, वो होगा Q1 इज इक्वल टू C1V। अब नए वोल्टेज के मुताबिक जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया है उसके मुताबिक C1 का चार्ज 12 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 720 माइक्रोकूलम हो गया। अब C2 पर कितना चार्ज आएगा वो हम इजीली मालूम कर सकते हैं। ये है टोटल चार्ज और ये है रिमेनिंग चार्ज जब Q2 पे कुछ चार्ज चला गया, तो दोनों चार्ज को हम डिफरेंस मालूम कर लेंगे कि Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q1, यानी 1200 माइनस 720 बराबर हो गया 480 माइक्रोकूलम। दूसरे अल्फाज में जो C2 कैपेसिटर है इसने 480 माइक्रोकूलम चार्ज C1 से ले लिया। अब जब चार्ज हमें मालूम हो गया और वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होता है, तो फिर हम कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं C2 की, जो कि बराबर है Q2 अपॉन V के। Q2 की वैल्यू 480 और V की वैल्यू 60, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो C2 आ गया 8 माइक्रो फैराड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 8. A 10 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 720 volt. It is then disconnected from the battery. Its plates are connected in parallel to another capacitor, and it is found that the potential difference falls to 100 volt. What is the capacitance of second capacitor? ये है 2014 का क्वेश्चन, यानी अभी जो क्वेश्चन हमने किया ये सेम क्वेश्चन है। तो आप तो इसको सॉल्व करने के लिए आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और पूरा सॉल्व करके देखिए कि जो स्क्रीन पर आंसर आ रहा है, क्योंकि मैं इसको बड़ी तेज़ी के साथ सॉल्व करते हुए बताऊँगा। तो आइए डेटा बनाते हैं। C1 की वैल्यू 10 माइक्रोफेराड और V1 की वैल्यू 220 वोल्ट्स दी हुई है। दूसरा कैपेसिटर जब लगाया तो 100 वोल्ट्स हो गया, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले हम C1 मालूम कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू C1 के फार्मूले से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 22 माइक्रोकूलम। अब जो रिमेनिंग चार्ज है पैरेलल में वो C1 पर कितना होगा जब ये दोनों पैरेलल में लग गए थे वो मालूम कर लेंगे, तो वो हो गया 1000 माइक्रोकूलम। तो वो रिमेनिंग चार्ज भी हमारे पास आ गया 1200 माइक्रोकूलम। अब C2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो ये आंसर आ गया 12 माइक्रोफेराड। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है। तो आप देखेंगे 2008, 2010 और 2014 में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन वैल्यू डिफरेंट करके। Numerical number 9. A parallel plate capacitor has plates 20 cm into 20 cm separated by a distance of 4 cm.
The capacitance of a capacitor is increased by 1.25 exponent minus 12 farad if a dielectric slab of dielectric constant 2 and of the same area but the suitable thickness is slipped between the plates. Find the thickness of slab. जबकि कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है. ये है 2016 मॉडल पेपर का क्वेश्चन, यानी 2016 में बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर दिया था, उसमें ये शामिल था. यहाँ हमें एरिया गिवन है 20 × 20 सेंटीमीटर एरिया की वैल्यू है, तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. चूँकि कांस्टेंट एसआई में है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने 400 को ट्वाइस 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 0.04 मीटर स्क्वायर. जबकि डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, इसको भी हमने मीटर बना लिया, 0.04 मीटर आफ्टर डिवाइडिंग 100. इंक्रीज इन कैपेसिटेंस गिवन है, यानी जब स्लैब इंसर्ट की तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, जो कि है 1.26 एक्सपोनेंट माइनस 4. ये इसको हमने डेल्टा सी से रिप्रेजेंट कर दिया. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 दी हुई है और थिकनेस मालूम करनी है उस स्लैब की जो इसके दरमियान में रखा गया है, जिससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई. और कांस्टेंट की वैल्यू भी हमने डेटा में नोट कर ली. तो आइए सबसे पहले हम उस कैपेसिटेंस की वैल्यू मालूम करते हैं जब दोनों प्लेट के बीच में एयर मौजूद थी, जिसका फार्मूला है हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का. हमने A एप्सिलॉन नॉट और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कीजिए अपने कैलकुलेटर पर, तो इसकी वैल्यू आएगी 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12, क्योंकि 0.04 दोनों कैंसिल हो गए. तो बगैर कैलकुलेटर भी हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो रही हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12 फैराड. तो ये कैपेसिटेंस आ गई जब दो प्लेट के बीच में एयर थी. अब इस प्लेट के बीच में अगर कोई इंसुलेटर जिसकी थिकनेस T है उसको इंसर्ट किया जाए तो इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, और चेंज ऑफ कैपेसिटेंस का फार्मूला है C डैश माइनस C. इस फार्मूले को हम अरेंज कर लेते हैं, तो C डैश बराबर हो गया डेल्टा C प्लस C के. अब डेल्टा C की वैल्यू गिवन है और C की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों को आपस में ऐड कर लिया, तो C डैश हमें मिल गया 1.01 एक्सपोनेंट माइनस 12 फैराड. अब इस C डैश की वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे थिकनेस मालूम करने के लिए. इस T की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये है कंपाउंड कैपेसिटर, और कंपाउंड कैपेसिटर का फार्मूला है C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R. C डैश की वैल्यू जो हमने मालूम की उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, एरिया हमें गिवन है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, D में से T को माइनस कर दिया, T की वैल्यू नहीं पता लेकिन D की वैल्यू है 0.04 और एप्सिलॉन R की वैल्यू 2 है. हमने इस पूरे डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड पे ले गए और ये C डैश की वैल्यू को यहाँ आके डिवाइड कर दिया, तो जब इन दोनों वैल्यू को हमने डिवाइड किया तो हमें मिल गया 0.035. डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप पॉज करके इसको कंफर्म कीजिए अपने कैलकुलेटर से, और अगर कहीं मिस्टेक है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए. अब हमने सिंपली क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 0.08, T हो गया 2T, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये T बन गया, और 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0.07. नाउ 2 माइनस 2T में से T प्लस कर दिया तो माइनस T हो गया, माइनस T और 0.07 को आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो अब 0.08 में से जब 0.07 माइनस किया तो T की वैल्यू आ गई 0.01 मीटर. यानी ये जो इंसुलेटर इंसर्ट किया गया है इसकी थिकनेस है 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर. डियर स्टूडेंट्स अब हम करेंगे सेकेंड ईयर बुक के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स. तो पहला न्यूमेरिकल जो बुक का है वो है 12.15. फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर शोन इन द डायग्राम. ये डायग्राम में गिवन है, इसमें हमें 3 कैपेसिटर्स गिवन हैं जिसमें C2 और C3 पैरेलल में है और इनके साथ C1 सीरीज में है. तो इन सब का हमें चार्ज मालूम करना है, जबकि इनकी वैल्यूज़ C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड, C2 की वैल्यू भी 2 माइक्रोफेराड है, लेकिन C3 की वैल्यू 1 माइक्रोफेराड है, और जो बैटरी दी हुई है उसका वोल्टेज है 120 वोल्ट. हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इन सब का इंडिविजुअल चार्ज. तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कम्प्लीटली ना तो सीरीज में है और ना ही ये पैरेलल में है, बल्कि C2 और C3 पैरेलल में है. तो इनको हमने जोड़कर एक कैपेसिटर बना लिया जिसका नाम है CA. तो CA की वैल्यू निकालने के लिए हमने C2 और C3 पर पैरेलल का फार्मूला अप्लाई कर दिया, और पैरेलल में कैपेसिटेंस आपस में ऐड हो जाती हैं. तो C2 और C3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो CA की वैल्यू आ गई 3 माइक्रोफेराड. अब ये CA और C1 आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, तो इन पर हम लगाएंगे
सीरीज़ का फार्मूला। तो C1 और CA के सीरीज़ का फार्मूला है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/CA। जबकि दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो उसका हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला भी मौजूद है, वो है C इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ कैपेसिटेंस। CA और C1 की वैल्यू 2 और 3 है, इनका प्रोडक्ट निकाला और डिवाइड किया इनके सम से, तो ये हो गया 6/5 जो कि इक्वल होता है 1.2 माइक्रोफेराड के। ये कैपेसिटेंस है टोटल कैपेसिटेंस पूरे सर्किट की, यानी C की कैपेसिटेंस। अब इस टोटल कैपेसिटेंस के बाद हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, उसमें हमें पहले इसका टोटल चार्ज निकालना होगा, क्योंकि सबका चार्ज इंडिविजुअली निकालना है, तो पहले हमें इस टोटल चार्ज को मालूम करना होगा, जो कि बराबर होता है Q इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू 1.2 माइक्रोफेराड और वोल्टेज गिवन है डेटा के अंदर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 144 माइक्रोकूलम। अब चूंकि C1 और CA दोनों सीरीज में लगे हुए हैं और सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो जो चार्ज हमने मालूम किया है वो इन C1 और CA के सीरीज की वजह से सेम होगा। तो Q1 बराबर हो गया QA के, जो कि Q के बराबर है और उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 144 माइक्रोकूलम। अब Q1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब हमें निकालना है Q2 और Q3। उसके लिए हमें मालूम है ये जो CA है ये कॉम्बिनेशन है C2 और C3 का, तो पहले हमें CA का वोल्टेज मालूम करना होगा, क्योंकि वोल्टेज के बगैर चार्जेस नहीं निकल सकते। तो वोल्टेज का फार्मूला हमारे पास VA इज इक्वल टू QA अपॉन CA। QA और CA दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, इन दोनों को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 144 को 3 से डिवाइड किया तो 48 वोल्ट्स आ गया CA कैपेसिटर का। और चूंकि CA कैपेसिटर C2 और C3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है, तो ये जो वोल्टेज हमने निकाला है ये असल में C2 और C3 दोनों का है, क्योंकि CA कॉम्बिनेशन है C2 और C3 का और ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल का वोल्टेज V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू VA, यानी 48 वोल्ट्स। अब चूंकि हमारे पास वोल्टेज भी आ गया और हमें इनका कैपेसिटेंस भी मालूम है, तो हम इनके चार्ज को मालूम कर सकते हैं। Q2 इज इक्वल टू C2V2, C2 की वैल्यू 2 है और वोल्टेज 48 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 96 माइक्रोकूलम। जबकि Q3 मालूम करने के लिए हमने फार्मूला लगाया Q3 इज इक्वल टू C3V3, तो C3 की वैल्यू 1 है और वोल्टेज 48 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 48 माइक्रोकूलम। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 12.16, two capacitors 2 microfarad and 8 microfarad are joined in series and a potential difference of 300 volts is applied. Find the charge and potential difference for each capacitor. दो कैपेसिटर में दिए हुए हैं, C1 हो गया 2 माइक्रोफेराड और C2 हो गया 8 माइक्रोफेराड, जबकि इनका कॉम्बिनेशन का वोल्टेज है 300 वोल्ट्स। हमें मालूम करना है दोनों के ऊपर चार्ज और दोनों का पोटेंशियल। तो C1 और C2 को हमने सीरीज में लगा दिया और पहले इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम किया, जो कि फार्मूला है सीरीज के लिए 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगेन दो कैपेसिटर सीरीज में हम लगाएंगे शॉर्टकट फार्मूला प्रोडक्ट अपॉन सम का। 2 और 8 को मल्टीप्लाई किया और उसको डिवाइड किया उसके सम से, तो ये आ गया 1.6 माइक्रोफेराड। ये हो गई कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर की, जो कि कॉम्बिनेशन है C1 और C2 का। तो हम इसका चार्ज भी मालूम कर लेंगे। टोटल चार्ज मालूम करने के लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया, Q इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू 1.6 और V की वैल्यू 300 वोल्ट्स दी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 480 माइक्रोकूलम। अब ये चार्ज C का है और C कॉम्बिनेशन है C1 और C2 का, जो कि सीरीज में, और हमें मालूम है कि सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो जो 480 माइक्रोकूलम चार्ज हमने निकाला है टोटल, वो असल में इन दोनों का होगा। तो Q1 और Q2 हमारे पास आ गया 480 माइक्रोकूलम। अब चार्जेस हमारे पास मौजूद हैं, कैपेसिटेंस दी हुई है डेटा में, तो हम वोल्टेज भी इनके मालूम कर सकते हैं। तो V1 बराबर हो जाएगा Q1 अपॉन C1, Q1 480 डिवाइड बाई 2, तो वोल्टेज हमें मिल गया 240 वोल्ट्स। जबकि V2 मालूम करने के लिए हमने सेम फार्मूला अप्लाई किया, V2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। 480 डिवाइड बाई 8 किया तो ये आ गया 60 वोल्ट, जो कि टोटल वोल्टेज जो है वो बैटरी का कॉम्बिनेशन का 300 वोल्ट्स था। तो अगर हम दोनों को ऐड भी करते हैं तो 300 के बराबर है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। न्यूमेरिकल नंबर 12.17, a capacitor of 100 pF is charged to a potential difference of 50 volts. Its plates are then connected in parallel to another capacitor and it is found that the potential difference between its plates falls to 35 volts. What is the capacitance of the second capacitor? इस तरह के 3 न्यूमेरिकल हम पहले 30 ईयर्स पास पेपर में कर चुके हैं, जो कि इसी बुक की कॉपी थे, वैल्यू सिर्फ डिफरेंट है। डेटा बना लेते हैं इसका। कैपेसिटर है 100
पीएफ का, जबकि वोल्टेज 50 वोल्ट्स है। जब दूसरा कैपेसिटर इसमें लगाया तो वोल्टेज डाउन हो गया 35 वोल्ट्स, उसी के दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करनी है। तो इसका भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जो इससे पहले हमने किया था, यानी हम पहले कैपेसिटर्स के चार्ज मालूम करेंगे। चार्ज के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया C1 × V1। C1 की वैल्यू 100 है, जबकि V1 की वैल्यू 50 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें चार्ज मिल गया 5000 PC। ये चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर था जब ये बैटरी कनेक्ट थी। अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई है और एक दूसरा कैपेसिटर उसके साथ पैरेलल में लगा दिया गया है, तो चार्ज आपस में शेयर होगा ये 5000। तो अब कुछ चार्ज C1 का C2 में चला गया, तो उस रिमेनिंग चार्ज हम मालूम कर लेते हैं कि नए वोल्टेज पर C1 कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा। तो Q1 = C1 V1, ये वो वोल्टेज है जो बाद में 50 से 35 हो गया। तो यहाँ से हमें चार्ज मिल गया, रिमेनिंग जो इस कैपेसिटर C1 में बच गया। तो हम इजीली टोटल चार्ज और रिमेनिंग चार्ज से C2 का चार्ज मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल किया, Q2 = टोटल चार्ज माइनस द रिमेनिंग चार्ज। ये हमारे पास 5000 - 3500 से आ गया 1500 PC। अब C2 की वैल्यू मालूम करेंगे, उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया Q2/V, क्योंकि वोल्टेज दोनों का सेम है। Q2 और V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 1500 / 35, तो ये हो गया 43 पिकोफैराड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 12.18, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम गिवन है सवाल के साथ और इनमें तमाम कैपेसिटर्स की वैल्यू हमें गिवन है और इनकी टोटल यानी रिजल्टिंग या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। ये जो सेंटर कैपेसिटर है C4 और C7, इनकी वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है। बाकी सारे किनारे वाले जो कैपेसिटर्स हैं इनकी वैल्यू 3 माइक्रोफेराड है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन को गौर से देखें तो इसमें C1, C2 और C3 ये तीनों आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं। इनको हम कंबाइन करके एक कैपेसिटर बना लेते हैं, उसका नाम है CA और इसकी वैल्यू निकालते हैं सीरीज़ के फार्मूले से। C1, C2 और C3 के सीरीज़ का फार्मूला हो गया 1/CA = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तीनों की वैल्यू 3 है और इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइक्रोफेराड, यानी LCM 3 है और ऊपर 1 + 1 + 1 3 होगा, 3/3 1 आ जाएगा। तो CA की वैल्यू आ गई 1 माइक्रोफेराड। अब ये CA और C4 आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं और पैरेलल का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इन दोनों पर और इसके नए कैपेसिटर का नाम रख लेंगे CB, जो कि कॉम्बिनेशन है CA और C4 का। तो पैरेलल का फार्मूला डायरेक्ट ऐड करने का होता है, यानी CA + C4 कर देंगे। CA की वैल्यू 1 माइक्रोफेराड हमने कैलकुलेट की और C4 की वैल्यू यहाँ 2 माइक्रोफेराड गिवन है। दोनों को यानी 1 + 2 को ऐड किया तो 3 माइक्रोफेराड आ गया इस CB की वैल्यू। अब ये जो CB है वो C5 और C6 के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है, तो अगेन उसी तरीके से हम इस पर सीरीज़ का फार्मूला लगाएंगे जो इससे पहले लगाया था, लेकिन इस मरतबा इसका नाम हम रख लेंगे CC, यानी इन तीनों को मिलाकर एक कैपेसिटर का नाम रखेंगे, उसका नाम है CC और उसका फार्मूला 1/C5 + 1/C6 + 1/CB है। तीनों की वैल्यू 3 है। उसी तरीके से सॉल्व किया जो इससे पहले किया था, तो इसका आंसर आ गया 1 माइक्रोफेराड। ये जो C है ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन था। अब अगर हम देखें तो ये C और C7 आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं और पैरेलल का फार्मूला डायरेक्ट एडिशन का होता है। तो CC 1 माइक्रोफेराड और C7 हमें दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड, दोनों को ऐड किया तो CD की वैल्यू आ गई 3 माइक्रोफेराड, जो कि CC और C7 का कॉम्बिनेशन है। अब ये जो आखिर में तीनों कैपेसिटर्स हैं C8, C9 और CD, बिल्कुल उसी तरह से जैसे शुरू में हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया था, इनको हमने सीरीज़ में लगाकर C की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 1/C8 + 1/C9 + 1/CD, इन तीनों को सीरीज़ में लगाकर वही फार्मूला अप्लाई किया जो इससे पहले किया था, यानी इसका आंसर 1 माइक्रोफेराड आ गया। तो ये है इस कैपेसिटर यानी टोटल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो सर्किट के इक्विवेलेंट के बराबर होगी। Now numerical number 12.19, a parallel plate capacitor has plates 30 cm into 30 cm separated by a distance of 2 cm. By how much the capacitance changes if a dielectric slab of same area but the different thickness 1.5 cm is slipped between the plates. The dielectric constant of a material is 2. ये 30 into 30 cm जो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, ये प्लेट का एरिया है जो कि 900 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ट्वाइस 100 से डिवाइड करके, तो आ गया 0.09 मीटर स्क्वायर। जबकि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसको भी 100 से डिवाइड करके मीटर बना लिया। और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की है उसकी थिकनेस है 1.5 सेंटीमीटर, जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हमने मीटर बना लिया। एप्सिलॉन R यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 दी हुई है, जबकि हमें
चेंज इन कैपेसिटेंस मालूम करनी है कि स्लैब इन करने से कितनी कैपेसिटेंस इसकी बढ़ गई। कांस्टेंट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट यहाँ नहीं लिखी हुई, लेकिन वो एग्जाम में गिवन होती है, तो हम नीचे हम फार्मूले में रख देंगे इसको। कैपेसिटेंस मालूम करेंगे पहले हम, जब कैपेसिटर के बीच में एयर थी तो उसका फार्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ डेटा में भी आप नोट कर लेंगे, जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल वन में किया था। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, कैलकुलेटर से डियरेस्ट को सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या ये आंसर आ रहा है 3.9825 एक्सपोनेंशियल फेराड। अब हमने एक थिकनेस टी की स्लैब जब इसके बीच में इंसर्ट की तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई। कितनी कैपेसिटेंस इसकी बढ़ गई, तो पहले हमें कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी होगी। जब इसके स्लैब बीच में रखा गया उसका फार्मूला है, कंपाउंड कैपेसिटर्स को कहते हैं, वो है फार्मूला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। सारी वैल्यू जो हमें गिवन है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, और स्टूडेंट इसको ज़रूर अपने कैलकुलेटर से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा। मैं चूँकि यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप स्टेप करके इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच कीजिएगा। तो आंसर आ गया सी डैश का 6.372 एक्सपोनेंशियल माइनस 11। अब चूँकि दोनों कैपेसिटेंस मेरे पास आ गई तो दोनों का जो डिफरेंस है वही असल में चेंज ऑफ कैपेसिटेंस होगा। तो दोनों की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास चेंज इन कैपेसिटेंस मिल गई 2.39 एक्सपोनेंट माइनस 11 फेराड। Now numerical number 12.20. 3 1.0 picofarad capacitors are charged separately to the potential difference of 100, 200 and 300 volts. The capacitors are then joined in parallel. What is the resultant potential difference? 3 कैपेसिटर हमें गिवन है, तीनों की वैल्यू 1.0 पिकोफेराड है, तो तीनों के नाम हमने रख लिए, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 यानी 1.0 PF। जबकि तीनों को अलग अलग बैटरी के वोल्टेज के साथ इनको चार्ज किया है और तीनों के वोल्टेज की वैल्यू V1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स, दूसरे कैपेसिटर को V2 इज इक्वल टू 200 वोल्ट्स और तीसरे कैपेसिटर को V3 इज इक्वल टू 300 वोल्ट्स के बैटरी से चार्ज किया। फिर इनके बैटरियों को हटा दिया और इनको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो उस वक्त इनका रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगा। तो सबसे पहले हम हर कैपेसिटर का जब वो बैटरी से कनेक्ट थे चार्ज मालूम कर लेते हैं। पहले कैपेसिटर का चार्ज है Q1 इज इक्वल टू C1V1 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 100 PC। दूसरे कैपेसिटर का चार्ज Q2 इज इक्वल टू C2V2, ये हो गया 200 PC। तीसरे कैपेसिटर का चार्ज C3V3, ये हो गया 300 PC। अब ये कैपेसिटर चूँकि पैरेलल में कनेक्ट हैं तो पैरेलल में चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो टोटल चार्ज हो जाएगा इनका सम के बराबर, यानी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो 100 प्लस 200 प्लस 300 हो गया 600 PC यानी पिको कूलम। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमें कैपेसिटेंस मालूम करनी है, तो वो उसका फार्मूला है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दिया गया 3.0 PF। चार्ज भी आ गया, कैपेसिटेंस भी मालूम हो गई, तो अब हम वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो वोल्टेज का फार्मूला है वो है V इज इक्वल टू Q अपॉन C। Q की वैल्यू 600, C की वैल्यू 3 डिवाइड किया तो इक्विवेलेंट वोल्टेज आ गया 200 वोल्ट्स। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 12.21, कंपेयर कैपेसिटेंसेस ऑफ 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स with dielectric inserted as shown in the diagram. The dielectric constants are K1 and K2. इस न्यूमेरिकल में डायलैक्ट्रिक को एप्सिलॉन R की जगह K1 और K2 से रिप्रेजेंट किया गया है। डायग्राम में अगर हम इसको लेबलिंग करें तो पहला जो कैपेसिटर है उसमें डिस्टेंस जो है वो D है, जो डायलैक्ट्रिक K1 है उसका भी डिस्टेंस प्लेट का D है और जो डायलैक्ट्रिक K2 है उसका डिस्टेंस भी D है। लेकिन अगर एरिया प्लेट का A मान लें तो दोनों डायलैक्ट्रिक का एरिया A/2 और A/2 हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल हाफ में डायलैक्ट्रिक सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। जबकि दूसरे कैपेसिटर की तरफ आएँ तो एरिया दोनों का सेम होगा और दरमियान से चूँकि इसको काटा गया है तो डिस्टेंस जो D है वो हो जाएगा D/2 और D/2। अभी जो पहला कैपेसिटर है ये असल में 2 डायलैक्ट्रिक के पैरेलल से बना हुआ है, जबकि दूसरा कैपेसिटर 2 डायलैक्ट्रिक के सीरीज से बना हुआ है। यानी पहले कैपेसिटर पर हम पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे और दूसरे पर सीरीज का फार्मूला लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं कि जो डायलैक्ट्रिक K1 है इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो कैपेसिटेंस होती है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D जो पुराना फार्मूला है उसी को यहाँ हमने लिखा है, बस एप्सिलॉन R या एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने K1 यूज़ किया है और एरिया जो है वो K1 का A/2 है जबकि डिस्टेंस D है। तो ये हो गई C1 की वैल्यू, जिसमें हम इसको अरेंज कर लेंगे तो C1 आ गया K1A अपॉन 2D। सेकेंड कैपेसिटर की जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है इसकी कैपेसिटेंस निकालनी होगी, तो डायलैक्ट्रिक K1 की जगह K2 लिखा, एरिया A/2 ही रहेगा और डिस्टेंस D है। इसको अरेंज किया तो C2 आ गया K2A अपॉन 2D। अभी दोनों कैपेसिटर C1 और C2
कैपेसिटेंसेस हैं K1 डाइलेक्ट्रिक और K2 डाइलेक्ट्रिक की, और ये जो दोनों हैं कैपेसिटर्स डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स के, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो हमने इस पूरे कैपेसिटर CA की वैल्यू निकालनी है, वो जो कि बराबर होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूले के मुताबिक C1 प्लस C2। C1 और C2 की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ये है C1 और ये है C2, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ A और 2D जो है वो कॉमन है, तो A अपॉन 2D को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में आ गया K1 प्लस K2। ये हो गई कैपेसिटेंस पहले कैपेसिटर की, जो कि बना हुआ है दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, K1 और K2 से, और वो कॉम्बिनेशन में है पैरेलल के। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन से आएगा और दो कैपेसिटर से मिलकर बना हुआ है, जिनका एरिया सेम है लेकिन डिस्टेंस हाफ है। तो हमने पहले K1 डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटेंस निकालनी है C1, जो कि बराबर होगी AK1, यानी एरिया सेम है लेकिन डिस्टेंस D/2 होगा। इसको अरेंज कर लिया तो ये 2 ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 2AK1 अपॉन D। इसी तरह से दूसरे डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटेंस C2 है, वो आ जाएगी AK2 अपॉन D/2, यानी एरिया सेम, डिस्टेंस इसका हाफ, और डाइलेक्ट्रिक K2, इसको भी अरेंज कर लिया हमने। अब C1 और C2 दो कैपेसिटेंसेस हैं K1 और K2 डाइलेक्ट्रिक की, जो कि सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो इनको हम लगाएंगे सीरीज़ का फार्मूला, और इसकी कैपेसिटेंस का पूरे का नाम देंगे हम CB। पैरेलल का फार्मूला हमारे पास C1 प्लस C2 था, और सीरीज़ का फार्मूला हमारे पास 1/CB इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 और C2 की वैल्यू, ये है C1 की वैल्यू और ये C2 की वैल्यू, इस फार्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ इनको पहले रेसिप्रोकल किया, तो रेसिप्रोकल करने पर ये हो गया D/2A K1 और दूसरा हो गया D/2A K2। दोनों से D/2A कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बच गया हमारे पास 1/K1 प्लस 1/K2। अब 1/K1 प्लस 1/K2 का अगर हम एलसीएम लेके अरेंज करें तो ये बन गया K1 प्लस K2 अपॉन K1 इंटू K2। और उस पूरी टर्म को हम अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी CB की वैल्यू, यानी 2A K1 K2 न्यूमिनेटर में आ जाएगा और D K1 प्लस K2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब हमारे पास CA और CB दोनों की वैल्यू आ गई हैं, दोनों को कंपेयर करना है यानी डिवाइड करना है, तो इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, यानी CB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और CA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब से डिवाइड वाले को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, यानी A अपॉन 2D जो है वो 2D अपॉन A हो जाएगा, और K1 प्लस K2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अब यहाँ इस एक्सप्रेशन में आप देखें तो D से D कैंसल आउट हो रहा है और A से A भी कैंसल आउट हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों को कैंसल आउट कर दें, ये A से A कैंसल आउट हो गया और D से D कैंसल आउट हो गया, जबकि 2 से 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया और K1 प्लस K2 ऊपर आ गया 4K1 K2 की सूरत में, जबकि K1 प्लस K2 और K1 प्लस K2 आपस में मल्टीप्लाई होके हो गया K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। तो ये है दो कैपेसिटेंस के कंपैरिजन का फार्मूला। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 12.22, a capacitor of 10 microfarad and one of 20 microfarad are connected across batteries of 600 volts and 1000 volts separately and then disconnected. They are then joined in parallel. What is the charge on each capacitor? दो कैपेसिटरों की वैल्यू दी हुई, पहला है 10 माइक्रोफेराड, दूसरा है 20 माइक्रोफेराड। तो C1 हो गया 10 माइक्रोफेराड और C2 हो गया 20 माइक्रोफेराड, जबकि दोनों को अलग अलग बैटरी के साथ 600 और 1000 बैटरी से हमने चार्ज कर लिया। अब इनको डिस्कनेक्ट करने के बाद जब पैरेलल में ज्वाइन किया तो इनके ऊपर चार्ज क्या होगा ये मालूम करना है, तो उसको हमने नाम दे दिया Q1 डैश और Q2 डैश का। तो सबसे पहले हम दोनों कैपेसिटर्स को सेपरेटली अलग अलग बैटरियों के साथ चार्ज करेंगे। तो पहले कैपेसिटर का जो चार्ज है वो Q1 है, C1V1 यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 600, तो ये होगा 6000 माइक्रोकूलम। दूसरे कैपेसिटर का चार्ज मालूम करेंगे इसी तरीके से C2V2 के जरिए, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ गया 20000 माइक्रोकूलम। अब इनको हमने लगाया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पता है कि वोल्टेज सेम होता है लेकिन चार्ज डिफरेंट होता है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो 6000 प्लस 20000 हो गया 26000 माइक्रोकूलम। इसी तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस भी मालूम कर लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैपेसिटेंस का फार्मूला है C1 प्लस C2, तो दोनों कैपेसिटर 10 और 20 को ऐड कर दिया तो टोटल कैपेसिटेंस आ गई 30 माइक्रोफेराड। अब हम चूँकि कैपेसिटेंस भी हमें पता चल गई, इक्विवेलेंट और चार्ज भी मालूम हो गया, तो हम वोल्टेज मालूम कर सकते हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन का V, जो कि Q/C के फार्मूले से निकालेंगे। तो 20000 हमने चार्ज निकाला था टोटल, और ये है टोटल
कैपेसिटेंस इनकी डिवाइड किया तो वोल्टेज आ गया 867, जो दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर सेम होगा क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। तो इस वोल्टेज की मदद से हम इन दोनों का अब चार्ज मालूम कर लेंगे कि नया चार्ज इन पर क्या होगा। तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 867, तो ये बन गया 8670 माइक्रोकूलम। इसी तरह से जो दूसरा कैपेसिटर है उसका चार्ज भी मालूम कर लेंगे नए वोल्टेज के साथ। 867 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कैपेसिटेंस 20 के साथ, तो ये आंसर आ गया 17,333 माइक्रोकूलम। Now numerical number 12.23, attempt problem 12.22 with the difference that the capacitors are joined in series after being charged। यानी हमें सेम क्वेश्चन रिपीट करना है 12.22 जिसमें दो कैपेसिटर्स हमें दिए हुए थे C1 और C2 जिनकी वैल्यू 10 और 20 माइक्रोफेराड थी और उनको पहले पैरेलल में लगाया था, लेकिन अब इनको लगाना है हमें सीरीज़ में और इनको सेपरेटली बैटरी जो दी हुई थी वो तो 600 और 1000 है, लेकिन जब इसको डिस्कनेक्ट करके सीरीज़ में लगाएंगे तो अब इनका नया चार्ज क्या होगा वो मालूम करना है। तो मालूम करते हैं सबसे पहले इसकी सीरीज़ की कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज़ का फार्मूला 1/C = 1/C1 + 1/C2, या सिंपल प्रोडक्ट अपॉन सम का फार्मूला लगाएंगे तो 10 और 20 के प्रोडक्ट अपॉन सम का जो आंसर आएगा वो है 200/30 यानी 6.67 माइक्रोफेराड। ये है कैपेसिटेंस इसके कॉम्बिनेशन की। इसी तरह से इनका जो वोल्टेज है V1 और V2 इनको सम करेंगे तो इसके टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। तो V1 + V2 यानी 600 + 1000 हो गया 1600 वोल्ट्स। तो अब हमारे पास कैपेसिटेंस भी आ गई और वोल्टेज भी मालूम हो गया, तो हम चार्ज मालूम कर सकते हैं इस टोटल कैपेसिटर का, जो कि Q = CV के फार्मूले से 6.67 एक्सपोनेंट 1600 करेंगे तो आ जाएगा 10,672 माइक्रोकूलम। ये चार्ज टोटल इस कैपेसिटर का है और हमें पता है कि ये कॉम्बिनेशन है C1 और C2 का। अब चूंकि कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं तो C1 और C2 का चार्ज भी वही होगा जो हमने टोटल चार्ज मालूम किया है। तो Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश इज इक्वल टू Q, यानी 10,672 माइक्रोकूलम चार्ज दोनों कैपेसिटर पर सेम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल्स कैपेसिटर्स के। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।